नमस्कार, स्वागत है आपका शाम 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रजत जयंती समारोह में मुलायम ने दिया एकता का संदेश। इशारों में अखिलेश और शिवपाल ने एक दूसरे पर कसे तंज। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी दिखा मतभेद। महागठबंधन के पक्ष में लालू, देवगौड़ा और अजीत सिंह। मायावती ने बताया जनता से छलावा। सहारनपुर में परिवर्तन यात्रा से बीजेपी के प्रचार का आगाज। एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन की बंदिश पर केंद्र सरकार की सफाई। वेंकैया नायडू ने कहा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसला। विपक्षी दलों ने बताया लोकतंत्र पर हमला। कश्मीर में अब तक 32 स्कूल जलाए गए। 110 सरकारी इमारतों को नुकसान। शांति बहाली के लिए पुलिस ने लोगों से मांगा सहयोग। शोपियां में एक आतंकी ढेर। दिल्ली में प्रदूषण का कहर। एमसीडी के सभी स्कूल बंद। केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा में पराली जलाने पर 1400 किसानों पर जुर्माना। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में एक बार फिर यादव परिवार की कलह सामने आई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल खेमे के बीच मंच से एक दूसरे पर जुबानी हमले हुए तो पार्टी मुखिया मुलायम सिंह ने अखिलेश सरकार को नारेबाजी की बजाय गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम करने की नसीहत दी। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की मुद्रा में नजर आए। सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी के बहुप्रचारित रजत जयंती समारोह पर थीं। हजारों की संख्या में प्रदेश के दूर दराज इलाकों से आए लोग इस जलसे में पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शिवपाल यादव और गायत्री प्रजापति से लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इसे संबोधित किया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को सम्मान के रूप में तलवार मिली तो जुबान पर तलखियां भी दिखीं। हम तो कहेंगे अपने प्रजापति साथी को, हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को विरासत से मिल जाता है और कुछ लोगों को जिंदगी भर काम करते करते मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। मौके पर नजाकत देख बतौर मेहमान यहां आए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश और शिवपाल के बीच मंच पर ही सुलह करने की कोशिश की। पूरी मजबूती के साथ अपना रथ जो विजय का पताखा है लेके आप घूमिए और अपने बुजुर्गों का सम्मान और इज्जत करिए सबको साथ में। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव जब बोलने उठे तो उन्होंने अखिलेश सरकार को नारेबाजी की बजाय जनता के काम पर ध्यान देने की नसीहत दी। हालांकि उन्होंने अच्छे काम के लिए अखिलेश यादव को शाबाशी भी दी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ अच्छे काम किए, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। केवल उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ करना है और करना है। सोचिए इस चीज़ के ऊपर, अगर देश के लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है तो लगाइए पता, कहीं यूपी में तो नहीं ऐसा है। रजत जयंती कार्यक्रम शिवपाल यादव की देखरेख में हुआ। वहीं 3 नवंबर को निकला समाजवादी विकास रथ पूरी तरह अखिलेश यादव का कार्यक्रम था। वहीं पारिवारिक कलह के बीच मुलायम सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे के नेताओं को जुटाकर नई संभावनाओं को टटोलने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती के बहाने तीसरे मोर्चे के कुनबे को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की गई। ये कुनबा जुड़ेगा या नहीं, इस पर तो मंच से कोई ठोस संकेत नहीं मिले, लेकिन ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी परिवार में अभी भी दरार बरकरार है। लखनऊ में कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह के साथ ही उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की चर्चा फिर से तेज हो गई है। मुलायम सिंह यादव ने खुलकर इस बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह को आगे आने का न्योता दे दिया। लखनऊ में जनता दल से निकले दल के नेता एक मंच पर जुटे तो महागठबंधन से लेकर तीसरे मोर्चे तक की बातें हुईं।
मंच पर बोलने आए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरजेडी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाना है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की काफी जिम्मेवारी है कि सबको समान विचारधारा वाला जितना दल है और जो लोग आए और लोगों को भी आहूत करिए, बुलाइए, बैठाइए। सब लोग बैठ के, शरद भाई सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर बातचीत शुरू होनी चाहिए। आज जो गठबंधन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम लोग करने की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन को और बड़ा करके हमको 2019 की लड़ाई के लिए भी तैयार होना। जेडीयू नेता शरद यादव गठबंधन का सवाल तो टाल गए, लेकिन समाजवादी पार्टी से पुराने रिश्तों को जरूर याद किया। आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये बात जो है वो भाई मुलायम सिंह जी जो है उनसे आप पूछिए उनका क्या है क्या नहीं है। हम लोगों का तो इतने मकसद है कि आज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम लोग एक थे तो पुराने रिश्ते हमारे। जेडीएस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि परिवार के लोग एक जगह जुटते हैं तो मतभेद खत्म करने में मदद मिलती है। When all the family people combine together to fight the battle, they have got better prospects. They have plugged their differences, they are moving together, and the better prospects is there. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए महागठबंधन की पहल खुद की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव इस सिलसिले में आरएलडी प्रमुख अजीत चौधरी और जेडीयू नेताओं से अकेले में मुलाकात भी कर चुके हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंचानन, महागठबंधन की बात की जा रही है, लेकिन ये महागठबंधन होगा कैसे, इसका स्वरूप क्या होगा, इस बारे में कोई साफ तस्वीर हो पाई है क्या? कौन होंगे इसमें? ये महागठबंधन जो ये शब्द है, ये मुझे लगता है कि कई सालों से तैर रहा है ये राजनीति में। और जब भी दो ध्रुव होते हैं, तीसरे ध्रुव के रूप में जो है तीसरे मोर्चे की बात की जाने लगती है। अब यहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, उसके बाद जो उनकी पार्टी की जो छवि खराब हुई, उसके बाद उनको लगता है कि महागठबंधन शेप ले सकता है। हालांकि हमें याद करना होगा कि बिहार में यही समाजवादी पार्टी थी जो महागठबंधन से पीछे हट गई थी। तो आज जो समारोह हुआ रजत जयंती, वो एक यही कोशिश थी कि सबको एक फ्रंट पे लाया जाए, जिससे कि बीजेपी को जो है रोकने के लिए, जो मेन मुद्दा है समाजवादी पार्टी का कि बीजेपी को रोकने के लिए कोई महागठबंधन बनाया जाए, तो उसी की कोशिश थी। लेकिन हर बार की तरह कोई ठोस बात सामने नहीं आएगी। कभी कोई बैठक होगी या फिर आगे कोई इस तरह तय की जाएगी, बस ये बात हुई और उसके बाद ये सम्मेलन खत्म हो गया। तो हमें देखना होगा कि आगे ये क्योंकि अभी चुनाव में समय है, तो ये कैसे शेप लेता है। बात शुरू हुई है, लेकिन देखते हैं इलेक्शन तक कहाँ तक जाती है बात। और जो परिवार की कलह थी उसको बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। आपकी रिपोर्ट के ज़रिए हमने देखा कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने कलह को कम करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे जिसे कहा जाता है, क्या आपको लगा कि कहीं कम हुई है तलखियाँ, या फिर अभी भी जो दूरियां हैं वो बरकरार हैं? देखिए, कई मंच हैं। पिछले 3 तारीख को जो विकास रथ यात्रा हुई थी और आज 5 तारीख, 3 दिन में 2 बार समाजवादी पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो एकजुट है। एक मंच पे सारे नेता आते भी हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं आए थे जो निष्कासित थे, जैसे वहाँ आजम खान नहीं दिखे, अमर सिंह नहीं दिखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिखता है, मंच पे दिखाने की कोशिश होती है कि सब एकजुट है। लेकिन आपने देखा होगा हमारी तस्वीरों में ही, और जो अलग अलग वर्जन आए नेताओं के, कि साफ तकरार दिख रही है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के कैम्प में। और मुलायम सिंह यादव बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की जो छवि खराब हो रही है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हाथ से निकल जाए। तो यही उनकी कोशिश है कि इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए महागठबंधन का, जिससे कि जो है इस तकरार को कुछ खत्म किया जा सके और चुनावी फायदा हासिल किया जा सके, लेकिन तकरार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की कवायद को जनता से छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। महागठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। मायावती ने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे वो सीधे बीजेपी की मदद करेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश में
सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की रजत जयंती के अवसर पर महागठबंधन बनाने की इनकी ये पहल घोर संकीर्ण व परिवारवादी स्वार्थ के साथ साथ आम जनता को बरगलाने के लिए अर्थात गुमराह करने के लिए केवल हवा खड़ा करने वाला एक हवाई प्रयास है। बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज सहारनपुर से परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को राज्य के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को चुनाव प्रचार शुरू किया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार ने राज्य को गर्त में धकेल दिया। यही वजह है कि यहाँ विकास रुका हुआ है। सपा बसपा बसपा सपा उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी बाहुबली इन दोनों पार्टियों में ही हैं। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन को फिजूल की कवायद बताया। जो इसको नहीं पहचानते हैं वो अपने हाथ मिला कर खुश हो रहे हैं। भैया आपके हाथ मिलाने से क्या होगा? जनता के हाथ मिलाने से लोकतंत्र में सत्ता आती है। जनता के हाथ मिलाने से। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के पक्ष का बचाव करते हुए अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के अधिकार से जुड़े मसले पर वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दूसरी यात्रा रविवार को झांसी से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चौतरफा विरोध के बीच सरकार ने एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन को सही फैसला बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने इसे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार मीडिया की आज़ादी का सम्मान करती है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे रहा है। एनडीटीवी इंडिया चैनल पर एक दिन का बैन लगाने की चौतरफा आलोचना हो रही है। डीएमके ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक और दूसरा आपातकाल करार दिया है। कांग्रेस और आरजेडी ने भी न्यूज चैनल पर कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया है। आज लोकतंत्र पर हमला हुआ है, भारी हमला हुआ है। एनडीटीवी बेबाक रूप से नरेंद्र मोदी और भाजपा का और आरएसएस का कड़ई खोलता है। जो ऐलान हुआ कि अमुक तारीख को शाम जारी रहेगा। ये एनडीटीवी को संदेश नहीं है, ये भारत के पूरे मीडिया को एक संदेश है कि या तो हमारे अनुसार खेलो, नहीं तो फिर हम आपको चलने नहीं देंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए ऑफ एयर किए जाने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। And this action of asking a TV to take off one day is in the interest of the country's safety and security. The emergency that was imposed was not in the interest of the country, was in the interest of one individual. वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले की सरकारों के समय में भी कई चैनलों को कई दिनों तक ऑफ एयर किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर एक दिन के लिए बैन लगाने का आदेश दिया था। चैनल पर पाबंदी पठानकोट हमले के दौरान कवरेज पर आपत्ति जताते हुए लगाई गई थी। एडिटर्स गिल्ड समेत तमाम मीडिया संस्थान ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है और फैसले को वापस लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली
पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। कश्मीर के स्कूलों में आग लगाने का सिलसिला जारी है। बीती रात बांदीपुरा जिले के एक स्कूल में ऐसी ही वारदात सामने आई। इस बीच श्रीनगर में आज झड़प में 12 लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने शोपियां में एक आतंकी को मार गिराया है। बांदीपुरा में सैदनारा के सरकारी स्कूल में अब जली हुई कॉपियां और उससे उठता हुआ धुआं बचा है। शुक्रवार रात स्कूल आग की चपेट में आया और जलकर खाक हो गया। कश्मीर घाटी में अब तक 32 स्कूल इसी तरह आग के हवाले हो चुके हैं। यहां 9 जुलाई से ही स्कूल बंद हैं। घाटी के छात्र दोहरी मुसीबत में हैं। स्कूल बंद होने से पढ़ाई नहीं हो रही और 14 नवंबर से बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं। बच्चे जो है नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं वो मई और जून महीने में होते हैं। इसलिए हम एग्जामिनेशन आज करने से, नवंबर महीने में करने से हम उनको भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं कि वो उस एग्जामिनेशन के लिए जो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए उनको हम टाइम दे रहे हैं। 9 जुलाई से स्कूलों के अलावा 110 सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर श्रीनगर में शनिवार को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। इसमें 12 लोग घायल हो गए। घाटी के दूसरे इलाकों में शांति रही, लेकिन अलगाववादियों की हड़ताल के चलते जनजीवन ठप है। हालात सामान्य बनाने के लिए पुलिस लोगों से सहयोग मांग रही है। जहाँ पे जो भी चीज हो, जैसे स्कूल जल रहा हो, कोई मसले हो, उसमें आवाम को भी इन चीजों में इन चीज को प्रिवेंट करने में मुलविस करे। शोपियां में शनिवार को मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। अभियान में एक जवान भी घायल हुआ है। यहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद अभियान शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए नई पहल में विकास और विश्वास का विशेष स्थान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री ने ये बातें जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को कही। 30 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये संगठन राज्य के 4000 गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों का शीर्ष संगठन है। प्रधानमंत्री ने गांवों के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के हालात पर प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी और शांति स्थापित करने के लिए निजी स्तर पर कदम उठाने की अपील की। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के 8 कार्यकर्ताओं को कथित मुठभेड़ में मारने वाले पुलिस वालों को नकद इनाम पर रोक लग गई है। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि न्यायिक जांच पूरी होने तक किसी को इनाम नहीं दिया जा सकता। नकद इनाम की घोषणा न्यायिक जांच से पहले की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर पुलिस वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। ये कथित मुठभेड़ 31 अक्टूबर को हुई थी। प्रतिबंधित संगठन सिमी के ये कार्यकर्ता भोपाल जेल से भागे थे। यूनिसेफ की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ बच्चे वायु प्रदूषण से पीड़ित हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे उत्तर भारत और यहाँ के पड़ोसी इलाकों के हैं। वायु प्रदूषण के चलते 5 साल से कम उम्र के करीब 60 लाख बच्चे हर साल जान गंवा रहे हैं। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 2 अरब बच्चे वायु प्रदूषण में जीने को मजबूर हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे उत्तर भारत और यहाँ के पड़ोसी देशों में हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में 5 साल से कम उम्र के करीब 60 लाख बच्चों की मौत हर साल वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से होती है। All of these factors mean that children are more vulnerable to harmful air pollution than adults are. So what the report actually tells us is that 300 million children around the world are exposed to severe levels of ambient air pollution, which is not just restricted to Diwali but is throughout the year. दुनिया का 7 में से 1 बच्चा ऐसे इलाके में रहता है जहां वायु प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय मानकों से करीब 6 गुना ज्यादा है। इनमें सबसे करीब 62 करोड़ बच्चे दक्षिण एशिया, 52 करोड़ बच्चे अफ्रीका और पूर्वी एशिया में 45 करोड़ बच्चे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहते हैं।
वायु प्रदूषण में सबसे बड़ी वजह वाहनों के ईंधन और अवशेषों के जलने से निकलने वाला धुआं और धूल शामिल है। Burning of fossil fuels, whether it be from the tailpipe of your vehicle or from industrial emissions, is a major factor and contributor to exposure to air pollution in urban areas. It is a key factor actually for people living in cities because you are exposed to tailpipe emissions far more than you are emissions from, say, industrial emissions or from stubble burning in farm areas. बच्चों पर प्रदूषण का असर अधिक होने की वजह वयस्कों की तुलना में उनका दुगनी रफ्तार से सांस लेना है। वायु में प्रदूषण के कण बच्चों के फेफड़ों के साथ उनके मस्तिष्क के विकास पर असर डालते हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार बताया है और केंद्र से दखल देने की मांग की है। उधर प्रदूषण के स्तर को देखते हुए नगर निगम ने शनिवार को अपने सभी स्कूल बंद रखे। इस बीच उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को मामले में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि शनिवार को दिल्ली नगर निगम को अपने सभी स्कूल बंद करने का आदेश देना पड़ा। भलसवा डंपिंग साइट में आग लगने पर धुआं फैलने से हालात और खराब हो गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साइट का मुआयना किया। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है ये, और यहाँ पर अक्सर आग लगी रहती है और अभी भी आप देख रहे हैं जगह जगह आग लगी हुई है। पूरा एनवायरनमेंट यहाँ से दूषित है, तो इसको लैंडफिल साइट को कैसे मतलब इसको पोल्यूशन खत्म किया जाए। और ये जो कूड़ा इस तरह से है, ये तो दिल्ली के लिए बहुत ही हजारडस है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा में फसलों के अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से दखल की मांग की। दिल्ली के अपने जितने कारण थे, दिवाली वाले दिन थोड़े क्रैकर्स बजे, लेकिन बाकी सारे कारण महीने भर 15 दिन पहले भी मौजूद थे। ये अभी जो गैस चेंबर अचानक बना है पिछले 15 दिन के अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण आसपास के राज्यों के अंदर जो फसलें बहुत बड़े स्तर के ऊपर अभी जल रही हैं। जानकारों के मुताबिक वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। इनफैक्ट ये भी है कि क्रॉप बर्निंग और दूसरा बायोमास डिपेंडेंस रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से एक होलिस्टिक अप्रोच की कमी हमेशा रही है, और इसलिए ये हमेशा ये होता है कि ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स चालू हो जाती है, जो कि कम से कम इस हेल्थ के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। उधर हरियाणा में धान के अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 1400 से ज्यादा लोगों पर 13,75,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को बढ़ते प्रदूषण पर फटकार लगाई थी। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने को कहा गया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए घरेलू निवेश बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। इसके लिए बैंकों को आगे बढ़कर उद्योगों को समर्थन देना होगा। बड़े बकायेदारों को चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें बार बार मौका नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कर्ज वसूली से जुड़े अदालती मामलों को तेजी से निपटाने पर भी जोर दिया। देश भर में 95,000 कर्ज वसूली के मामले अदालतों में लंबित हैं। विकास को रफ्तार देने के लिए निजी निवेश को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। गुड़गांव में ऋण वसूली से जुड़े कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था में चौतरफा तेजी के लिए निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। जेटली ने कहा कि घरेलू निवेश लगातार चुनौती बना हुआ है। वित्त मंत्री जेटली ने बैंकिंग क्षेत्र से आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को समर्थन देने की अपील की। प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू एक्सपैंड इन अ बिग वे. It needs to invest. And that is when all engines of the economy start firing. And to support that, you need banks to ensure a flow of credit, and you need banks to support the private sector in order to expand this investment. वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि ऋण वसूली के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अदालती मामलों की वजह से देश में बड़े निवेश के माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। Every case that we manage or a litigant manages to delay then hurts the larger investment environment in the country. Because if monies of banks are blocked with some defaulters,
It prevents the banks from funding thousands and lakhs of others who otherwise could have utilized this investment more fruitfully for the benefit of the country and the economy. इस मौके पर जेटली ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों के उदारीकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार के हाल के दिनों में लिए गए फैसलों की वजह से भारत विदेशी निवेश के लिहाज से सबसे आकर्षक स्थान के तौर पर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सूचना तकनीकी के क्षेत्र में नई खोजों पर जोर देने की जरूरत है। नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापारिक संघ नैस्कॉम के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने यह बात कही। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शनिवार को नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापारिक संघ नैस्कॉम के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूचना तकनीक के क्षेत्र में बीते सालों में भारत ने कई मुकाम हासिल किए हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की 128 देशों में 66वीं रैंकिंग पर चिंता जताई। The future growth of our IT companies will thus be in being able to create futuristic business scenarios and engineering digital disruptions rather than coping with its aftermath. In short, you will have to be more innovative. नैस्कॉम के चेयरमैन सीपी गुरुनानी ने कहा कि आने वाले वक्त में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और तेजी से विकास होगा। The industry will respond to the challenge. McKinsey and NASSCOM put together a study, sir, and we believe by 2025 we will be a $350 billion industry. 1988 में शुरू हुए नैस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज एक व्यापारिक संघ है जिसमें दुनिया भर में 2100 से ज्यादा सदस्य हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। रूस पूर्वी एशियाई देशों जापान और वियतनाम से नज़दीकी बढ़ाने का उसने फैसला लिया है। रूस की इस रणनीति से चीन परेशान हो सकता है, लेकिन एशिया प्रशांत इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रूस की ये पहल भारत के लिहाज से बेहतर कदम है। रूस नई रणनीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ है। वो इस इलाके में जापान और वियतनाम जैसे देशों के साथ जुड़ने की पहल कर रहा है जो चीन के सीधे विरोधी हैं। We, Eurasian Economic Union, will have free trade zone with Vietnam. We are talking about free trade zone between Eurasian Economic Union and ASEAN, not with China. पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रूस की कोशिश भारत के लिहाज से अच्छा संकेत है। Some people may say now in Russia that Russia is becoming kind of unilateral dependent on China. So from that point of view, we need India to counterbalance this possible dependency, let's say. रूसी रणनीतिक विशेषज्ञों ने दिल्ली में IDSA के विशेषज्ञों के साथ बातचीत में इस बात का खुलासा किया। इसका मकसद चीन को लेकर भारत और रूस के बीच गलतफहमियों को दूर करना था। इसका मतलब यह हुआ कि रूस और चीन के संबंध भी बिल्कुल सपाट नहीं है, बल्कि इसमें भी कई पेच हैं। दरअसल अब रूस नहीं चाहता कि चीन के रूप में वह नए अमेरिका को जन्म देकर अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ा करे। इसलिए रूस अपने तरीके से दुनिया में अपने लिए नई रणनीति बना रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। खेल की खबरें। दीपिका के अंतिम मिनट में किए गए गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने चौथी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत ने कांटे की टक्कर में मुकाबले में चीन को 2 के मुकाबले 1 से हरा दिया। भारत की ओर से दीपरेस एका ने 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर बढ़त दिला दी, लेकिन चीन ने 44वें मिनट में फील्ड गोल कर बराबरी कर ली। लेकिन फाइनल बूटर बजने के केवल 20 सेकंड पहले दीपिका के गोल ने भारत को खिताबी जीत दिला दी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।